तो जस्ट लाइक पार्ट 1 ये फिल्म भी भगवत गीता के एक श्लोक से शुरू होती है। ये चीज इमीडिएटली जो फिल्म की स्टोरी है उसको फ्रेम करती है कर्म, ड्यूटी और धर्म युद्ध से। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिटेल्स एंड ये बताता है कि आदित्य धर एज अ फिल्म मेकर कितना डीपली एक पॉप कल्चर एंथुसियास्ट हैं। सो हेलो देयर धुरंधर पगलूज, टाइम आ गया है उस कंटेंट का जो कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है, मूवी ब्रेकडाउन एंड डिटेल्स। यू आर नॉट रेडी फॉर धुरंधर पार्ट 1 डिटेल्स वीडियो एंड यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर धुरंधर द रिवेंज डिटेल्स वीडियो। कुछ अमेजिंग, कुछ माइंड ब्लोइंग डिटेल्स जो इस फिल्म में मैंने नोटिस करी थैंक्स टू द पीक डिटेलर हिमसेल्फ, जो कि मैं श्योरिटी दे रहा हूं विल ब्लो योर माइंड। तो बिना और टाइम जाया किए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो जस्ट लाइक पार्ट 1 ये फिल्म भी भगवत गीता के एक श्लोक से शुरू होती है। कर्मण्य इवादिकरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फला हेतुर्भूर मा ते संगो स्त्वा कर्मणि, कि तुम्हारा कर्तव्य है धर्म का पालन करो बिना फल की सोचे। अपने कार्य के परिणाम की वजह कभी खुद को मत समझो और ना ही निष्क्रियता से अटैच हो। ये चीज इमीडिएटली जो फिल्म की स्टोरी है उसको फ्रेम करती है कर्म, ड्यूटी और धर्म युद्ध से। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। ये पर्सनल इमोशंस और ना ही कंफर्ट की बात है, सिर्फ धर्म की बात है। एंड हमजा की स्टोरी सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है। जब जसकिरत एमएलए की फैमिली को मारने जाता है तो वो रैंडम वायलेंस नहीं है, अपने खुद के मॉरल स्टांस में वो अधर्मियों को पनिश कर रहा है। वो कर रहा है जो उसे एक राइटियस एक्शन दिख रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने हर मॉरल लाइन को क्रॉस कर दिया है। अर्जुन की तरह उसको भी वायलेंस की ओर रिजॉर्ट करना पड़ा, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे एंजॉय करता है, बल्कि उसके आसपास की दुनिया इतनी करप्ट हो चुकी है कि अब हिंसा ही इकलौता सार रह गया है इंसाफ का। बट फिर इसके बाद जसकिरत का पर्पस खत्म हो जाता है। अर्लियर उसका पर्पस था अपनी फैमिली की रक्षा करना, लेकिन जब वो ऐसा करने के लिए जेल चला गया तो उसके पर्पस का मीनिंग ही उससे छीन लिया गया। वो एक बिना डायरेक्शन का इंसान बन गया। यहाँ एंट्री होती है अजय सान्याल साहब की, जो ऑलमोस्ट कृष्ण जैसे फिगर की तरह फंक्शन करते हैं जसकिरत के लिए। वो जसकिरत को सिर्फ एक हथियार की तरह यूज नहीं करते, वो उसको एक फ्रेमवर्क देते हैं। उसके क्रोध को वो रिडायरेक्ट करते हैं एक बड़े धर्म युद्ध की तरफ। जब हमजा कहता है कि रहमान को मारने के बाद ही असली हमजा पैदा हुआ, और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ। इट्स नॉट हिम सेइंग कि वो अब और ब्रूटल हो गया, इट्स अबाउट हिम फाइनली डिस्कवरिंग हिज ट्रू पर्पस। इस पॉइंट के बाद वो अब सिर्फ पर्सनल पेन या लॉस से खुद को नहीं आगे बढ़ा रहा, वो पूरी तरह से खुद से एक बड़े पर्पस की तरफ कमिट हो गया। ये हिंदू फिलोसॉफिकल लेयर है इस फिल्म की, कर्म, धर्म और धर्म युद्ध, एक टूटे हुए इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन इंसाफ के एक यंत्र में। इतना ही नहीं, आदित्य धर इस फिलोसफी को थोड़ा सा क्रिश्चियन सिंबोलिज्म के साथ भी ओवरले करते हैं। ये जो नाम है लूसीफर, एंजल ऑफ डेथ, रात ऑफ गॉड, ये वो इंप्लाई करता है। और ये हमजा के कैरेक्टर में एक और लेयर ऐड करता है। वो सिर्फ अर्जुन जैसा एक योद्धा नहीं है जो धर्म की तरफ गाइड किया जा रहा है, बल्कि उसको एक क्रिश्चियन अपोकलिप्टिक फिगर की तरह भी प्रेजेंट किया जा रहा है, एज इफ एक डिवाइन फोर्स ऑफ पनिशमेंट। वो जो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर है। कोई दया नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ तबाही। सो हमजा के कैरेक्टर में एक ही समय पे दो सिंबोलिज्म्स हैं। गीता के थ्रू वो एक योद्धा है जो धर्म युद्ध में अपना कर्म निभा रहा है, एंड क्रिश्चियनिटी के थ्रू वो एक रात ऑफ गॉड है, एक भयानक फोर्स जो ईवल के ऊपर आ पड़ी है। इनफैक्ट जो क्रिश्चियन इमेजरी है वो हमें फिल्म के एंड में दिखाई भी जाती है जब हमजा टॉर्चर होता है, जहां उसका रिजेम्बलेंस क्रूसिफाइड जीसस से होता है। दिस इज व्हाट मेक्स धुरंधर अ बिगर फिल्म देन जस्ट अ नॉर्मल स्पाई फिल्म। धर यहाँ पे सिर्फ वायलेंस की कहानी नहीं बता रहे हैं, वो वायलेंस को मिथोलॉजिकल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमजा अर्जुन भी है एक गन के साथ, और एक जलजला भी है जो आता है जब अधर्म अपने चरम पे होता है। अब फिल्म में जो सॉन्ग है दिल पे जख्म खाते हैं, वो स्टार्ट होता है जब यहाँ जसकिरत हथियार लेके वापस पंजाब आ रहा होता है। एंड गौर करो कि वो सॉन्ग अब्रप्टली यहाँ इस पॉइंट पे रुक जाता है जब ये लोग एमएलए के घर के सामने उतरते हैं, एंड देन वापस से ये सॉन्ग उसी पॉइंट से कंटिन्यू होता है फिल्म के एंड में जब जसकिरत वापस इंडिया जाता है। नाउ दिस इज इंटेंशनल। फिल्म की स्टार्टिंग में जब ये सॉन्ग रुकता है यहाँ, तो ये सिंबलाइज करता है कि इस पॉइंट पे जसकिरत की नॉर्मल लाइफ अब खत्म होने वाली है और एक लंबी जंग शुरू होने वाली है जिसकी शुरुआत यहाँ से होगी। और जब फिल्म के एंड में वो वापस इंडिया जा रहा होता है तो सॉन्ग वापस शुरू होता है ये दिखाते हुए कि उसकी वॉर अब ओवर हो चुकी है। वो वापस से अपनी उसी लाइफ, अपने उसी सेल्फ में जा रहा है जिसको छोड़ के वो यहाँ आया था। गुड डिटेल। अब इस एमएलए हाउस गन फाइट सीन में भी मैंने एक डिटेल नोटिस करी जो अगेन दिखाती है आदित्य धर की रिसर्च। अब जसकिरत एक आर्मी ट्रेनी होता है, तो देखो यहाँ जब
वो एंटर करता है तो पहले पिस्टल निकालता है, उसे एम करके आगे बढ़ता है एंड देन जब वो ऑल गन्स ब्लेजिंग होने वाला होता है तो AK-47 पे स्विच करता है। दिस माइट सीम नॉर्मल लेकिन है नहीं। अब आर्मी में प्राइमरी और सेकेंडरी वेपन्स होते हैं। प्राइमरी होते हैं तुम्हारे डबल हैंडेड वेपन्स जैसे कि AK-47, राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स एटसेट्रा। एंड जो सेकेंडरी वेपन्स होते हैं वो होते हैं ग्लॉक्स, पिस्टल जो एक हाथ में आ जाए। अब आर्मी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ये पिस्टल एज अ प्राइमरी वेपन यूज किया जाता है। पहला क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट या फिर दूसरा किसी स्टेल्थ सिचुएशन में। क्योंकि पिस्टल छोटी होती है एज कंपेयर टू राइफल्स तो उसको पकड़ के मूव करने में मोबिलिटी बढ़ जाती है। क्विकली डायरेक्शंस चेंज करना, क्विकली किसी के ऊपर एम करना अगर कोई अचानक से सामने आ गया तो, क्योंकि पिस्टल्स की हैंडलिंग ज्यादा इजी होती है। अब जसकिरत यहाँ जब एंटर करता है तो वो स्टेल्थ मोड में होता है। वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है कि कौन कहाँ है, पॉइंट ऑफ अटैक क्या होगा। वो स्टैंडर्ड आर्मी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है एंड इसीलिए वो यहाँ पहले पिस्टल यूज करता है क्योंकि अभी वो बैटल मोड में नहीं है। एंड जब फाइनली वो गन्स ब्लेजिंग मोड पे जाता है तो तुरंत AK-47 पे स्विच करता है। इनफैक्ट आगे भी देखो, जब वो गिरने के बाद उठता है और पीछे से कोई अटैक करने आता है तो राइफल उठा के टाइम वेस्ट करने की बजाय वो तुरंत पिस्टल पे स्विच करता है क्योंकि जैसा मैंने कहा पिस्टल में मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्विकली एक्शन लिया जा सकता है, एम किया जा सकता है। एंड एक महान व्यक्ति ने कहा भी है, Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. So this is actually some great attention to minute detailing. अब यहाँ जब जसकिरत अजय सान्याल के सामने आता है तो यहाँ अजय सान्याल गुरु ग्रंथ साहिब के एक वर्स को कोट करते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छड्डे खेत। जिसका मतलब वो एक स्पिरिचुअल हीरो है जो कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, भले वो कट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन वो जंग का मैदान छोड़ के नहीं भागता। ये तो इसकी लिटरल मीनिंग है, लेकिन जो इसकी सिंबॉलिक डेफिनेशन है वो दर्शाती है कि कैसे एक योद्धा का फोकस सिर्फ शारीरिक विजय से नैतिक और आध्यात्मिक विजय की ओर जाता है। अभी तक जसकिरत ने जो भी किया, MLA की फैमिली को मारना, वो क्रोध में की गई लड़ाई थी, शारीरिक विजय थी। लेकिन अब यहाँ अजय सान्याल जो उससे करवाना चाहता है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, उससे कई ज्यादा है, जसकिरत से कई बड़ी है और उसे अपना फोकस अब वहां शिफ्ट करना होगा। सो इस सेंस में देखो तो इस कोट की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है सीन में। अब जब हमजा काबुल में इस होटल में जाता है तो बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए हमें यहाँ होटल लॉबी में एक तस्वीर दिखती है। एंड सी दिस इज व्हाई आदित्य धर इज ग्रेट। ये जो तस्वीर है ये अहमद शाह मसूद की है, जिसको उसके फॉलोअर्स और उसके दुश्मन दोनों ही पंजशीर के शेर के नाम से जानते थे। ये एक अफगान रेजिस्टेंस लीडर थे जिन्होंने एक्टिवली तालिबान और उसके जैसे और पाकिस्तान टेरर नेटवर्क्स के अगेंस्ट सालों तक लड़ाई की थी। 1996 में तालिबान के राइज के बाद मसूद ही वो था जिसने तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को आउटराइट रिजेक्ट और अपोज किया। उसको एक इस्लामिक अफगानिस्तान नहीं बल्कि एक प्लूरल और एक डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एक देश को नीचे ले जाता है। इवन इंडिया के साथ उसके क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज थे। सितंबर 9, 2001 को 2 अलकायदा ऑपरेटिव्स ने उन पे हमला किया जिसमें वो सिवियरली इंजर हुए। इंडिया ने उनको एयरलिफ्ट तक करने का बंदोबस्त किया था फरखोर ताजिकिस्तान के एक इंडियन एयरबेस में, जहाँ के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो, बट सैडली वो रास्ते में ही चल बसे। इंडिया में दिल्ली में उनके नाम पे एक स्ट्रीट तक है, अहमद शाह मसूद मार्ग। सच एन इन्फ्लुएंशियल लीडर बट सैडली अ फॉरगॉटन वन। एंड दिल से शुक्रिया आदित्य धर को कि उन्होंने एक छोटा सा रेफरेंस इनके लिए इस फिल्म में इंक्लूड किया। रिस्पेक्ट। अब ये एक बड़ी सिंपल बट हार्ट रेंचिंग डिटेल है। यहाँ देखो जसकिरत अपनी फैमिली की फोटो जलाता है मिशन पे निकलने से पहले, बिकॉज यू नो कोई एविडेंस नहीं, एंड फिर लास्ट में फिर से अपनी दूसरी फैमिली यालेना और जायन की फोटो जलाता है। दोनों सीन में गौर करो कि जसकिरत उस एंड से फोटो को जलाता है जिस फोटो की एंड पे वो होता है। सो सी दोनों केसेस में ये फोटो वो आखिरी चीज होती है जिसके थ्रू वो अपने लव्ड वंस को देख सकता है, क्योंकि इसके बाद ही विल पॉसिबली नेवर सी देम, एंड इस फोटो को डिस्कार्ड करना उसकी मजबूरी है। सो वो अपने एंड पे से फोटो जलाता है ताकि चंद सेकंड्स और बोरो कर सके अपनी फैमिली को देखने के लिए बिफोर कंप्लीटली लेटिंग देम गो। दूसरा एक सिंबोलिज्म भी यहाँ पे आता है कि ये दोनों केस में जसकिरत इज द फर्स्ट वन जो दोनों फैमिलीज की जिंदगी से जाता है, तो उसका पहला जलना वो चीज सिंबलाइज करता है। अब जब सीन वापस इस कैफे में आता है जहाँ हमजा अपनी कहानी आलम को सुना रहा होता है, जस्ट लाइक द फर्स्ट पार्ट जहाँ मुद्दते सॉन्ग बजता है जिसके बोल थे मुद्दते गुजरी पर अब भी ठिकाना याद है, जो आलम के स्टेट ऑफ माइंड बता
बताता है कि वो अपने घर को मिस करता है। अभी इस बार दोबारा बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है बेकसी, जिसके बोल आते हैं गिला मौत से नहीं है मुझे जिंदगी ने मारा, जो करेंटली जसकिरत के स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, जिसने अपनी फैमिली के केस में इनजस्टिस फेस करी और जीते जी जो उसकी लाइफ में हुआ उसने उसको अंदर से मार दिया। इतना ही नहीं, आलम के मरने के बाद दोबारा जब हमजा यहाँ पर आता है तो बैकग्राउंड में कन्हैया सॉन्ग बजता है, जिसके बोल आते हैं कहूं क्या तेरे भूलने के मैं वारी, याद है कुछ भी हमारी कन्हैया, जो यहाँ हमजा और उसके मेंटर आलम द फर्स्ट पर्सन ही मेट इन लियारी, जिसने उसको गाइड किया, एक फादर फिगर जैसा उनके फाइनल गुड बाय को सिंबलाइज करता है। एंड याद है कुछ भी हमारी लाइन डायरेक्टली कनेक्ट करती है आलम के लास्ट वर्ड से कि कोई याद रखे ना रखे तुम याद रखना। ब्यूटीफुल एंड इक्वली पेनफुल। नाउ दिस डिटेल इज समथिंग जो एक बड़ा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, नथिंग एब्सोल्यूट, बट ऑल्सो समथिंग जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया। अब इस सीन में जब अरशद पप्पू रेडी होता है तो देखो वो इत्र कैसे लगाता है। उसके जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो ऐसे हैं एज इफ गले काटने वाले एक्शन जैसे लग रहे हैं। एंड वी नो हाउ ही डाइड। आइदर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक सटल फोरशैडोइंग है उसके डेथ की। अब इस सीन में एसपी असलम मेजर इकबाल को रहमान और बड़े साहब की राइवलरी की स्टोरी बताता है, जिसमें वो रहमान के साले को रेफर करता है जिसकी जमीन बड़े साहब के भाई ने हड़पी थी। रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की। अब ये एक्चुअली में कंटिन्यूटी रेफरेंस है जो काफी लोग मिस कर गए और काइंड ऑफ एक सवाल का जवाब भी देता है। धुरंधर पार्ट 1 में याद करो जिस जगह हमजा को घर मिलता है तो डोंगा क्या बताता है, यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। यस ये वही साला है। एंड अब हमें जवाब मिलता है कि क्यों उसने घर खाली किया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके जमीन की बसड़ बड़े साहब के भाई से थी, जिसकी वजह से उसका भाई मारा भी गया। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो यहाँ से रिलोकेट कर गया। अब इसी सीन में यहाँ ये लोग एक सिख रेसिडेंट को जला के मार देते हैं, उस पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के कि उसने कुरान की डिसरिस्पेक्ट करी। अब ये फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट को रेफरेंस करता है जो कि हुआ था जून 20, 2024 को, जहाँ पाकिस्तान के मध्यन टाउन में एक आदमी को ब्लास्फेमी के इल्जाम में जला के मार दिया गया था। ऑपरेशन लियारी के दौरान ये रिपोर्टर तो याद होगा। वेल अगेन ये एक्चुअली में लियारी गैंग वॉर्स के दौरान एक रियल रिपोर्टर कवरेज का रिक्रिएशन है, जहां इस तरह से एक रिपोर्टर पूरे लियारी गैंग वॉर के बीच रिपोर्ट कर रहा था। एंड इवन एसपी असलम भी वहां प्रेजेंट था। रॉकेट का यह फायर था और शदीद फायरिंग दोबारा शुरू हो गई। अब इस सीन में यहाँ हमजा इस स्पाइक्स वाली चेन मेस को बना रहा होता है जो वो आगे यूज करता है गैंग वॉर में। इसको चेन्ड मेस या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। लेकिन सोचा है कि स्पेसिफिक चॉइस ऑफ वेपन के पीछे का रीजन क्या है? क्या सिर्फ विजुअल स्टाइलिंग के लिए या कुछ और ज्यादा स्पेसिफिक? जिन्होंने धुरंधर के नैरेटिव स्ट्रक्चर्स और फिल्म मेकिंग चॉइसेस पे ध्यान दिया है उन्हें ये चीज क्लियर नजर आई होगी कि आदित्य धर इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वेंटिन टैरेंटिनो। चैप्टर बेस्ड स्टोरी टेलिंग, ऐसे नामों का स्क्रीन पे लिख के आना, द स्टाइलाइज्ड वॉयलेंस, ये सारे ट्रेडमार्क्स हैं टैरेंटिनो के फिल्म मेकिंग स्टाइल के। एंड दिस मॉर्निंग स्टार वेपन इज नो डिफरेंट। ये क्लियर होमाज है टैरेंटिनो की फिल्म किल बिल के कैरेक्टर गोगो युबारी का, जो ये सेम वेपन यूज करती है। रुको अभी और भी है। एक और आइकॉनिक टैरेंटिनो रेफरेंस हमें देखने को मिलता है यामी गौतम के कैमियो में, जहां वो अब्दुल रहमान मक्की को ग्लूकोज के बोतल में जहर मिला के मारती है। वेल ये डायरेक्ट होमाज है किल बिल वॉल्यूम 1 के एलए ड्राइवर हॉस्पिटल सीन का, जहां एलए ड्राइवर सिमिलर तरीके से हॉस्पिटल नर्स बन के आती है और वैसे ही जहर मिला के अपने टारगेट को असैसिनेट करने आती है। सो देयर इज नो डाउट दैट आदित्य धर इज क्लियरली अ टैरेंटिनो एडमायरर। ऑल्सो अगर तुमको धुरंधर के नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, सिनेमैटिक टेक्निक्स और इन्फ्लुएंसेस को अच्छे से समझना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो मेरे चैनल पे है, जिसमें तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर से करना। एक बहुत ही छोटी लेकिन कंसिस्टेंट डिटेल मैंने धुरंधर 1 से लेकर धुरंधर 2 तक में नोटिस करी है, वो है ये गन होल्स्टर बेल्ट, जो दोनों पार्ट्स में हम मेनली 3 कैरेक्टर्स को पहनते हुए देख सकते हैं, उजैर, हमजा और रिजवान। लेकिन तुमने एक पैटर्न नोटिस किया? उजैर इसे तब पहनता है जब वो रहमान का एनफोर्सर या सेकंड इन कमांड होता है। फिर धुरंधर 2 में जब उजैर रहमान की जगह आता है तो हमजा सेकंड इन कमांड बन जाता है उजैर का, एंड तब ये बेल्ट उसके ऊपर हम देख सकते हैं। एंड सिमिलरली हमजा के किंग ऑफ लियारी बनते ही रिजवान उसका सेकंड इन कमांड बनता है, एंड गेस व्हाट, फिर ये बेल्ट उसे पहनते हम देख सकते हैं। सो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं एक प्रॉप डिटेलिंग है आदित्य धर की लियारी के बादशाह के एनफोर्सर को एक यूनिक सिग्नेचर देने के लिए। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिटेल्स एंड ये बताता है कि आदित्य धर एज अ फिल्म मेकर कितना डीपली एक पॉप कल्चर एंथुसियास्ट हैं। अब इस मिल्क फैक्ट्री में जब अरशद पप्पू ट्रैप हो जाता है और उजैर उनकी मेहमान नवाजी करता है तो नोटिस पूरे सीन में हमजा को मिल्क पीते हुए दिखाया जाता है। ये ऑर्डिनरी नहीं है। अब वैसे तो मिल्क इज अ गुड थिंग, हेल्थ, मदरहुड से एसोसिएट होता है, लेकिन फिल्म मेकिंग में इसकी साइकोलॉजी
उल्टी है। कई आइकॉनिक फिल्म्स और फिल्म मेकर्स मिल्क को एज अ सिंबोलिज्म यूज करते हैं किसी कैरेक्टर के क्रूअल या ईवल इंटेंशंस को सिंबलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल द आइकॉनिक हैंस लांडा सीन इन इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, जो जब ओपनिंग सीन में आता है तो जो ज्यूज इस घर में छुपे होते हैं वो उन्हें जान से मारने के इंटेंशन से आता है, एंड वी कैन सी हिम सिपिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क विद द प्योर इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग क्रूअल, जो वो करता भी है। इवन स्टैनली क्यूब्रिक ने एक सिमिलर टेक्निक अपनी फिल्म क्लॉकवर्क ऑरेंज में यूज करी थी, जहां फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट एलेक्स डेलार्ज अपनी गैंग के साथ कोरोवा मिल्क बार में मिल्क पीता है और अपने ईवल प्लान्स को डिस्कस करता है, जहां फिर से मिल्क को ईवल इंटेंशन से कनेक्ट किया गया है। बहुत रिसेंट एग्जांपल में जाएं तो गेट आउट मूवी में रोज का कैरेक्टर फ्रूट लूप्स खाती है और मिल्क पीते पीते ऑनलाइन अपने अगले विक्टिम को खोज रही होती है। अगेन ईवल या क्रूअल इंटेंशंस। सिमिलर वे में यहाँ भी हमजा क्रूअल इंटेंशंस के साथ बैठा है, दैट इज अरशद पप्पू की डेथ और टॉर्चर। वो भले ये खुद नहीं करता बट ऑब्वियसली उसका इंटेंट यही है जिसमें उजैर का उसने साथ दिया। एंड ही ऑल्सो ड्रिंक्स मिल्क, एक क्लासिक फिल्म मेकिंग ट्रोप को यहाँ आदित्य धर ने यूज किया, ग्रेट डिटेल। नाउ एज वी नो कि जमील जमाली भी इंडियन स्पाई है एंड उसने इनडायरेक्टली दोनों पार्ट्स में हमजा की हेल्प करी है। इसी नॉलेज के साथ अगर इस सीन को रिवॉच करो तो यू विल रियलाइज कि यहाँ जमील ने हमजा को कितनी बड़ी भसड़ से बचाया। देखो यहाँ जरवारी डायरेक्टली उजैर को मरवा देने का हुक्म देता है, जिसके रिस्पॉन्स में जमील कहता है कि लियारी में केओस मच जाएगा, एंड इंस्टेड वो उजैर को एटीए के अंदर अरेस्ट करवाने का आइडिया देता है। बट एक्चुअली ही वाज लीस्ट कंसर्न कि भाई लियारी में क्या होगा। अब देखो हमजा को किंग ऑफ लियारी बनना था, भले ही उजैर अरेस्ट हो गया लेकिन जाने से पहले उसने खुद पूरी जिम्मेदारी हमजा पे सौंप दी लियारी संभालने की। इस तरह से उजैर की गैंग में भी एक कोऑर्डिनेशन बना रहा कि ये उजैर का फैसला था, तो हमें हमजा को एज अ लीडर एक्सेप्ट करना है। बट वहीं अगर उजैर मारा जाता तो ये एक पॉसिबल इंटरनल वॉर क्रिएट कर सकता था उजैर की गैंग में, जिससे हमजा के लिए मुश्किलें और बढ़ती एंड उस पर शक जाने की पॉसिबिलिटी भी थी बिकॉज रिसेंट में ही रहमान की भी मौत हुई थी। तो इन अ वे जमील ने यहाँ हमजा के लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया। एक और ऐसी डिटेल हम इस सीन में देख सकते हैं जहां जब आलम हमजा को डी मिथाइल मर्क्यूरी देता है और कहता है कि मैं नजर रखूंगा, तो जमील वहां तुरंत आता है और कहता है किस पे नजर रखोगे? मैं नजर रखता हूँ। किस पे नजर रख रहे हो आलम मियां? वो इनडायरेक्टली इन लोगों को बता रहा है कि तुम लोगों की बातें आराम से ऑडिबल हैं, एंड इससे पहले ये दोनों कोई क्रूशियल डिटेल डिस्कस करते जो आसपास का कोई और सुन सकता था, जमील ने इन्हें इंटरप्ट करके ऐसा होने से रोक दिया। अमेजिंग डिटेल। अब इस सीन में हमजा ने ये जो जैकेट पहनी है ये वही सेम जैकेट है जो यालिना ने इसे दिलवाई थी धुरंधर पार्ट 1 में। एक्चुअली ये लवली डिटेल कि हो गए भाई तुम लियारी के बादशाह, लेकिन बीवी की दी हुई जैकेट पहननी पड़ेगी। इस सीन में नवाब शफीक जरवारी को 10% जरवारी कहता है। मिस्टर 10% जरवारी साहब जैसे नापाक लोगों से आजाद कराएं। वेल दिस इज एक्चुअली अ वेरी फनी डिटेल। अब जो जरवारी साहब हैं वो एब्सोल्युटली बेस्ड हैं आसिफ अली जरदारी पर। अब ये जो मिस्टर 10% है ये एक निक नेम है जो इनको 1990s में दिया गया था पाकिस्तान आवाम के द्वारा। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में ये 10% कमीशन डिमांड करते थे, एंड इसी वजह से ये निक नेम। अब यहाँ मेजर इकबाल के घर पे हम ये 2 मकाओ पैरट्स देख सकते हैं। वेल ये दोनों पैरट्स यहाँ इन दोनों बाप बेटे को सिंबलाइज करते हैं, द येलो पैरट बीइंग ब्रिगेडियर जहांगीर एंड द रेड वन बीइंग मेजर इकबाल। इसके 2 इंस्टेंसेस हैं ये प्रूफ करने के लिए। पहले इंस्टेंस में देखो जब यहाँ मेजर इकबाल आता है तो ये येलो पैरट इस लाल वाले के ऊपर चिल्लाता है एंड लाल वाला सिर्फ सुनता है बट रिटेलिएट नहीं करता, एंड जस्ट द नेक्स्ट मोमेंट जहांगीर मेजर इकबाल को जलील करता है, गरियाता है, बट मेजर इकबाल चुपचाप सुनता है। दूसरा इंस्टेंस जब मेजर इकबाल को हमजा की असलियत मालूम चलती है और वो घर आता है तो देखो उसके ऊपर रेड लाइट कास्ट होती है, इंडिकेटिंग कि रेड वाला तोता मेजर इकबाल को रिप्रेजेंट करता है। एंड जब मेजर इकबाल जहांगीर को मार देता है तो देखो येलो वाला तोता गायब हो जाता है, सिर्फ रेड वाला बचता है, कंफर्मिंग द सेम फैक्ट अगेन। तो भाई यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक क्योंकि गर्मी बहुत है, सो हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो थोड़ा सा, बिकॉज अभी ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और भी डिटेल्स हैं बहुत बढ़िया जो कि हम कवर करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर तुमने धुरंधर पार्ट 1 की मेरी डिटेल्स वीडियो नहीं देखी है तो चेक दैट आउट, और इस वीडियो को लाइक कर देना, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और ताकि खासकर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 मिस ना करो। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।